नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी 6 बजे वाली क्लास में। 6 बजे वाली क्लास यानी कि आपकी CDP की क्लास। दोस्तों, पिछले जो कुछ लेक्चर्स हमने पढ़े उनमें हमने शैशवावस्था खत्म कर दिया है, बाल्यावस्था भी आपका खत्म हो गया है। पहुंच गए हैं आप किशोरावस्था में, और किशोरावस्था में भी हमने किशोरावस्था की परिभाषाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ कर लिया था। कई परिभाषाओं को हमने कवर किया था। तो चलिए, परिभाषाओं के बाद आज हम परिभाषाएं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इस वजह से उनको कवर कर दिया था मैंने अपने पिछले ही लेक्चर में। परिभाषाओं के बाद आइए चलते हैं, हम आपका परिचय कराते हैं एडोलेसेंस से, यानी किशोरावस्था से। अंग्रेजी में एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस, आपका जो एडोलेसेंस शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड है एडोलेसेंस, जो कि निकला है, जिसकी इस शब्द की जो एडोलेसेंस शब्द है आपका, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द से एडोलेसिया। एडोलेसिया जो कि आपके लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है एडोलेसियर। एडोलेसेंस इंग्लिश भाषा का शब्द है, जो कि एडोलेसियर यानी कि लैटिन भाषा से निकला है, जो कि लैटिन भाषा से निकला हुआ एक शब्द है एडोलेसियर, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस शब्द का अर्थ क्या है? मूविंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी। मूविंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। आप सब लोग लिखते चलिएगा। तो ये हुई आपकी बात एडोलेसेंस से आपका परिचय, जो कि एडोलेसेंस शब्द इंग्लिश भाषा का शब्द है, जो कि एडोलेसियर से निकला है। जो एडोलेसियर जो है आपका वो लैटिन भाषा का शब्द है। एडोलेसेंस शियर शब्द का मतलब होता है मूविंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो ये हो गया आपका एक परिचय एडोलेसेंस से। एडोलेसेंस से परिचय करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्टैनली हॉल की। क्यों बात करेंगे स्टैनली हॉल की? क्योंकि स्टैनली हॉल किशोरावस्था का एक बहुत ही बड़ा नाम है। किशोरावस्था को शायद इनके बिना समझना या परिभाषित करना असंभव है। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था का गहन अध्ययन किया, और किशोरावस्था का गहन अध्ययन करने के कारण इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक, किशोर मनोविज्ञान का जनक मानते हैं हम स्टैनली हॉल को। किसे मानते हैं? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल को हम किशोर मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है? स्टैनली हॉल। आप सभी को दिख रहा होगा स्टैनली हॉल। तो इतनी बातें हमने की हैं। चलिए देख लीजिए एक बार। हमने अभी तक इतनी बातें की हैं। एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था इंग्लिश भाषा का शब्द है, जो कि एडोलेसियर लैटिन भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मूविंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। जो एडोलेसेंस शब्द है, जो एडोलेसेंस आपकी अवस्था है, यानी कि किशोर मनोविज्ञान का जो जनक मानते हैं वो हम स्टैनली हॉल को मानते हैं। अगर हम स्टैनली हॉल को इसका जनक मानते हैं तो क्यों जनक मानते हैं, यानी कि इनकी सारी बातें भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो एक बात यहां से और याद रखिएगा कि एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न बनता है कि तूफान तनाव संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? किशोरावस्था को तूफान तनाव संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? तो तूफान तनाव संघर्ष की अवस्था इसे स्टैनली हॉल ने कहा है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। एक बात और आप करते हैं स्टैनली हॉल के बारे में। स्टैनली हॉल ने एक किताब भी लिखी है, एक बुक है इनकी। स्टैनली हॉल की एक बुक है एडोलेसेंस नाम से। एडोलेसेंस नाम से उनकी एक किताब भी है।
ये इनकी बुक है जो कि एग्जाम में पूछी गई है कि एडोलेसेंस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। ये बुक है इनकी। तो अभी तक हमको ये हुआ आपका एक बेसिक परिचय, जो हमने आपका एक बेसिक परिचय कराया है स्टैनली हॉल से। आई होप इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आप परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, आप एडोलेसेंस से परिचय कर लिया, आप स्टैनली हॉल के बारे में जान गए कि किशोर मनोविज्ञान के जनक हैं। आपने उनकी किताब यानी कि बुक एडोलेसेंस के बारे में जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था के कुछ अन्य नामों की। बात करते हैं किशोरावस्था के कुछ नामों की। तो किशोरावस्था को के अन्य नामों में इसको सबसे जो पहली डेफिनेशन जो बात है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से जानते हैं। किशोरावस्था को हम जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था को हम जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से जानते हैं। क्यों कठिन होता है? क्योंकि स्टैनली हॉल की डेफिनेशन से अगर आप समझे कि इसको एक तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था होता है। जिस बालक के जीवन में तूफान हो, तनाव हो, संघर्ष हो, कैरियर को लेकर टेंशन हो, फैमिली को लेकर टेंशन हो, फ्यूचर को लेकर टेंशन हो, तो वो एक आपके जीवन का कठिन काल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सैसवा अवस्था की पुनरावृत्ति, दूसरा नाम जो है वो है सैसवा अवस्था की पुनरावृत्ति। क्यों कहते हैं हम इसे सैसवा अवस्था की पुनरावृत्ति? सैसवा अवस्था की पुनरावृत्ति क्यों कहते हैं बताइए। देखिए होता क्या है, जब बालक इस अवस्था में होता है, जब बालक इस अवस्था में होता है तो वो सही वही सारी हरकतें करता है, या फिर उसके अंदर जो शारीरिक परिवर्तन या फिर जो अन्य चीजें आती हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से आती हैं जो आपके सैसवा अवस्था के बालक में पाई जाती हैं, जो आपके सैसवा अवस्था के बालक में पाई जाती हैं। देखिए क्या क्या क्वालिटीज होती है जो सैसवा अवस्था में पाई जाती हैं। अब इसके बारे में हम बात कर लें तो सैसवा अवस्था की जब बात करते हैं तो शारीरिक विकास तेज होता है, मानसिक विकास तेज होता है। वही हाल आपके किशोरावस्था में आके होता है। यहाँ पर भी आपकी क्या कहते हैं, आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास तेज होता है, काम वासना प्रबल होती है, यहाँ पर भी काम वासना आ जाती है। बाल्यावस्था में सारी चीजें रुक जाती है कहीं ना कहीं। इसी वजह से कहा गया है कि सैसवा अवस्था पुनरावृत्ति है इसकी किशोरावस्था की, माफ कीजिएगा, किशोरावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था की पुनरावृत्ति, सैसवा अवस्था की पुनरावृत्ति किशोरावस्था है। नेक्स्ट हम लेते हैं तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था। स्टैनली हॉल से आपकी डेफिनेशन है, आपको समझा दिया मैंने। नेक्स्ट लेते हैं हम समस्यात्मक उम्र, मतलब कि प्रॉब्लमेटिक उम्र। बच्चा इतनी सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहा होता है। समस्यात्मक उम्र मतलब जीवन का कठिन काल है, समस्याएं तो उसके सामने आनी है। उसको आप आगे कौन सा स्ट्रीम चुने, 11th में है कौन सा स्ट्रीम चुने, 12th हो गया, कहाँ से हम अपना जो पाथ है, अपनी जो सक्सेस का रास्ता है उसको किधर लेके जाएं, हम आगे चलकर डिग्री डिप्लोमा किस चीज में करें। ये सारी दिक्कतें हर बालक के सामने आती हैं। कहीं ना कहीं आपने भी इन समस्याओं का सामना किया होगा, तो भली बात ही आप इस चीज को समझ सकते हैं कि यह एक समस्यात्मक उम्र भी है। व्यक्तिगत समायोजन की उम्र, बालक को समायोजन करने में, इस एज में जो है बालक को समायोजन करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या सामना करना पड़ता है दिक्कतों का? देखिए होता क्या है कि बालक अभी समाज में अपने आप को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पाया होता, उसकी समाज से पटती ही नहीं है। और भाई जब आपकी समाज से पटेगी ही नहीं तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो होने वाली है ही। देखिए कैसे सवाल समायोजन नहीं कर पाता है, बालक को लगता है कि समाज जो है वो उसके खिलाफ है। बालक कहता है कि जो समाज जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी वजह से उसको समायोजन करने में दिक्कत होती है। तो ये हो गई बात व्यक्तिगत समायोजन की उम्र। नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं सुंदरता की उम्र, द एज ऑफ ब्यूटी। सुंदरता की उम्र या द एज ऑफ ब्यूटी। क्यों कहा गया इसे सुंदरता की उम्र या द एज की ब्यूटी? क्योंकि बालक इस वक्त किशोरावस्था में पहुंच जाता है, उसका जो अपने अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा प्रबल हो जाता है। वो अपने अपोजिट जेंडर के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। यही कारण है कि वो इसको एज ऑफ ब्यूटी या सुंदरता की उम्र हो गई। बालक क्या करेगा? बार बार अपने बाल संवार रहा है, क्रीम पाउडर, नहाना, दिन में 2 बार नहाना है उसे, घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर उसके कपड़े जरा सा भी कुछ खराब है तो घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो यही सारी बातों को देखते हुए इसे सुंदरता की उम्र द एज ऑफ ब्यूटी बोला गया है। इसको विद्रोही उम्र बोला गया है। क्यों बोला है इसको विद्रोही उम्र?
देखिए विद्रोही उम्र बोलने का कुछ कारण है, क्या कारण है उसको समझते हैं। देखिए बालक के अंदर समाज को लेकर बड़ा गुस्सा भरा होता है, बड़ा आक्रामक होता है वो समाज के प्रति, कि समाज ऐसे कैसे, ये हो रहा है तो ऐसे क्यों हो रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। बालक को समाज के प्रति पूरी तरह से वो विद्रोह करने देने की भावना में होता है कि सब कुछ चेंज करना है। मतलब जो हमारे सोसाइटिकल नॉर्म्स बने हुए हैं या हमारे समाज के लिए जो नियम बनाए हुए हैं, बालक उनको पूरी तरह से बदल देना चाहता है, और इसी वजह से इस उम्र को विद्रोही उम्र कहा गया है, क्योंकि वो समाज से इतना अपने आप को बिल्कुल अलग रखना चाहता है, वो समाज से बिल्कुल नाखुश है, बिल्कुल नाराज है, इसीलिए उसे समाज में समायोजन की भी दिक्कत होती है, और साथ ही साथ विद्रोही उम्र भी बोलने का कारण हमारा यही है। आगे बढ़ते हैं, और इसको बोला गया है गोल्डन एज। तो गोल्डन एज क्यों बोला गया है? गोल्डन एज देखिए सुंदरता की वजह से, कुछ लोग इसको ऐसा भी बता देते हैं कि इसको सुंदरता की वजह से बोला गया है। सुंदरता की वजह से नहीं बोला गया है, सुंदरता के लिए तो द एज ऑफ ब्यूटी इसको बोला ही गया था। इसको गोल्डन एज क्यों बोला गया? देखिए गोल्ड का क्या होता है कि हमारे यहाँ गोल्ड की बहुत कीमत है। गोल्ड एक अनमोल रत्न है, मतलब बहुत ज्यादा कीमत है गोल्ड की। तो वैसे ही इस अवस्था की भी बहुत कीमत है बालक के जीवन में। इसको हिंदी में बोलते हैं सुनहरी उम्र, इंग्लिश में बोलते हैं तो गोल्डन एज। गोल्डन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतनी कीमती एज होती है हमारी, हम अपने लाइफ को जो चाहें वो डायरेक्शन यहाँ से दे सकते हैं। हम अपने जीवन को चाहें तो IAS PCS बन सकते हैं, और चाहें तो चोर मवाली बन सकते हैं। मतलब यही वो एज है जहां पर हम अपने आप को, अपने जीवन को एक सही निश्चित डायरेक्शन में ले जाकर अपने आप को एक निश्चित सफलता प्राप्त करके एक समाज में एक उचित स्थान प्राप्त कर सकते हैं, समाज में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं कि हम भी 4 लोगों में चलें तो हमारी भी एक अलग इज्जत हो। ठीक, तो इसी वजह से इसे गोल्डन एज बोला गया है, सुंदरता के कारण नहीं बोला गया है इसे गोल्डन एज। सिर्फ और सिर्फ इस एज की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, इस वजह से इसको गोल्डन एज बोला गया है। नेक्स्ट है कल्पना प्रधान उम्र। बालक इस एज का जो बालक होता है, देखिए कल्पना प्रधान उम्र इसलिए क्योंकि यहाँ पर बालक कल्पना अधिक करता है, कल्पना की अधिकता होती है इस उम्र में। होता क्या है कि बालक बैठता है, अगर मैं IAS हो जाता तो मैं ऐसे करता, तो मैं वैसे करता, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता तो मैं ऐसे करता। अपने स्कूल में बैठा रहेगा, अगर मैं प्रिंसिपल सर की जगह होता तो आज मैं ऐसा करता, मेरी टीचर की जगह मैं होता तो आज मैं ऐसा करता। किसी को छोड़ता नहीं, दिन भर पका पका पढ़ाते हैं। ये होता है बच्चों के अंदर, क्यों वो कल्पना प्रधान उम्र होती है, तो बालक उस कल्पना को जीता है, कल्पना की अधिकता हो जाती है आते आते इस बालक में, और बालक कल्पना, इसीलिए इसको कल्पना प्रधान उम्र कहा गया है। क्या कहा गया है? कल्पना प्रधान उम्र। आगे बढ़ते हैं हम। आपको गोल्डन एज मैंने बता दिया है, सुनहरी एज, फिर कल्पना प्रधान उम्र ये भी बता दिया आपको, फिर संवेगों की अधिकता की उम्र। बालक का जो विकास होता है वो इस वक्त बहुत तेजी से हो रहा होता है, वो समाज के साथ इंटरेक्शन करता है। देखिए जो आपकी एडोलेसेंस होती है, इसमें जो आपका क्षेत्र है, देखिए जो शैशवावस्था होता है वहां पे हमारे सीखने का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और हमारा परिवार होता है। बाल्यावस्था में बढ़कर वह परिवार और विद्यालय हो जाता है। वही जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो हमारे जो सीखने का क्षेत्र होता है वो हमारे परिवार और विद्यालय से बढ़कर हमारा समाज भी जुड़ जाता है। हमारे समाज में जुड़ने की वजह से, हमारा सीखने का क्षेत्र बढ़ने की वजह से हमारे अंदर संवेगों का विकास भी बहुत अधिक तेजी के साथ होता है। हम घृणा, प्यार, मोहब्बत, हिंसा, इन सभी चीजों से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो जाते हैं जब हम समाज में निकलते हैं तो। और इसी वजह से यहाँ पर बालक के अंदर संवेगों की अधिकता पाई जाती है। बच्चा बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाएगा, कोई भी गलत चीज देख लेगा, वाह ऐसे ही, अरे यार इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत जल्दी खुश हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा, आपने उसको कुछ दिया। तो यही होती है संवेगों की एक अधिकता पाई जाती है इस उम्र के बालक में। उग्र समूह की भावना की उम्र। उग्र समूह, जैसे कि आपको मैंने विद्रोही उम्र बताया, कठिन काल बताया, कि यह उग्र समूह भावना की उम्र से हमारा मतलब सिर्फ यही है कि क्यों है ये उग्र समूह भावना की उम्र। बालक बहुत ही उग्र हो जाता है, मतलब बहुत ही विद्रोही हो जाता है कि क्यों, अगर ये कोई चीज वो अपनी आंखों के सामने गलत देखता है। आप हो सकता है कि एक बार जो एक मैच्योर्ड एज के लोग हों, 30 से 35 साल या 40 साल के, 30-35 साल के एज के जो भी लोग होते हैं, वो शायद एक बार कुछ गलत भी देखते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर 4 लड़कों का समूह है
और वो खड़ा है और वो देख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या वो अकेला ही है, तो वो उस गलत चीज को देख नहीं पाएगा, वो बोलेगा जरूर, क्योंकि उसके अंदर ये उसकी एज है जहां पर कहते नहीं है अरे अभी जवान है, अभी खून गर्म है। वो खून गर्म होने का मतलब यही है कि उग्र हो जाता है बच्चा। खून गर्म नहीं होता है कि उसके शरीर में गर्म खून बह रहा है, गर्म खून नहीं बह रहा है, वो उग्र समूह का हो गया है, काफी आक्रामक हो जाता है बालक। आई होप आपको ये सारी विशेषताएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए हम आगे चलते हैं और अब हम लेने वाले हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। अब हम कवर करेंगे किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताओं की बात करें तो जो सबसे पहली विशेषता हमें लेना है वह है समायोजन की कमी। देखिए बालक होता क्या है, किशोरावस्था की विशेषता समायोजन की कमी क्यों होता है। बालक अभी जितनी क्वालिटीज आपको मैंने बताई उन्हीं से अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। देखिए होता क्या है कि बालक इस समय क्यों समायोजन नहीं कर पाता है। बालक होता है उग्र, बालक होता है विद्रोही, तूफान, तनाव, संघर्ष चल रहा होता है बालक के जीवन में, और वह समाज के साथ अपने आप को जो सामंजस्य है, क्योंकि अभी तक बालक को नैतिक एकदम रखा गया कि हाँ ऐसा होता है तो वैसा होता है, उसको कुछ गलत नहीं पता था अपने जीवन में। अब क्या होगा, उसको सही और गलत दोनों चीजें आगे किशोरावस्था में पता लगने लगती हैं। यही कारण है कि बालक समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, अपने आप किसी भी नई जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वह पहली बार परिवार का सानिध्य छोड़कर और खुले वातावरण में खुद को बाहर स्थापित करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि वह समाज के साथ समायोजन नहीं स्थापित कर पाता है। जो नेक्स्ट है आपका वो है विरोधाभासी मानसिकता। जो नेक्स्ट है आपका वो है विरोधाभासी मानसिकता, मतलब हमारी जो मानसिकता है उसमें विरोध पाया जाता है। विरोधाभासी मानसिकता कि अगर आप मान लीजिए कि आपके घर में कुछ बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा आज तुम बाहर मत जाओ, उसे लगता है कि मेरे ऊपर ही पाबंदिश है, ये पाबंदी है मेरे ऊपर, मुझे रोका जा रहा है। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, सबके अंदर यही आता है। बोला क्या, आज मौसम ठीक नहीं है, आज बाहर मत जाओ, आज घर पे बैठो। मतलब बालक को इस चीज से नहीं दिक्कत है, वो नहीं जाएगा तो उसे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रोका क्यों, पाबंदी क्यों लगाई। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो गई कि पाबंदी क्यों लगाई भैया आपने। उसको लगता है मुझे तो बांधा जा रहा है, और यही कारण है कि उसके अंदर एक विरोधाभासी मानसिकता आ जाकर जन्म लेती है, और उसके जो बुजुर्ग हैं, उससे जो बड़े लोग हैं, उसको जो भी कहेंगे बालक बिल्कुल उसका उल्टा करने की कोशिश करेगा, भले ही वो सही ही क्यों ना हो। अपने मन में भी वो जानता है कि हाँ बाहर मौसम नहीं ठीक है, मुझे नहीं जाना चाहिए, या बाहर कुछ दिक्कतें हैं, मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो आपने क्यों मना किया, आपने उसे जबरदस्ती क्यों रोकने की कोशिश की, इसलिए अब उसकी विरोधाभासी मानसिकता आ जाती है। और यही कारण है कि उस उम्र का बालक बिल्कुल भी किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट जो हम लेने जा रहे हैं विशेषता वो है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास इस उम्र तक खत्म होते होते, शुरुआत में तो नहीं, पूर्व किशोरावस्था में नहीं, लेकिन उत्तर किशोरावस्था की अवस्था आते आते लगभग बालक का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है। हालांकि लड़कों के केस में थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहते हैं 21 साल तक, लेकिन लगभग शारीरिक विकास, इसीलिए लगभग शब्द लगाया गया कि शारीरिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है इस अवस्था तक। फिर संवेगों की अधिकता, आपको मैंने बता दिया है कि संवेगों की अधिकता पाई जाती है इस उम्र के बालकों में। जब आपको मैंने इसके कुछ अन्य नाम बताए थे तभी बता दिया आपको, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए संवेगों की अधिकता हमने कर लिया, हमने जाना कि इस उम्र में क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इस उम्र के जो बालक होते हैं उसमें शिक्षा कैसे होती है, शिक्षा का क्या स्वरूप है इस उम्र के बालकों में, उन्हें किन किन चीजों की शिक्षा देनी चाहिए, इस बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कि कैसे कैसे हम बालक को शिक्षा देते हैं किशोरावस्था में। देखिए जब बात करते हैं हम किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में बालक इतना बड़ा हो जाता है कि वह समाज की हर गलत, हर गंदी, हर अच्छी आदत से परिचित हो जाता है। वो जान जाता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, वह अपने लिए उचित अनुचित समझने के लायक हो जाता है। तो इसलिए अब ऐसी कोई भी चीज
जो उसके भावी जीवन के लिए जहां पर वो आकर बहक सकता है, भटक सकता है, हम उसे उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे, बैठकर उससे बात करेंगे, तो बालक ज्यादा बेहतर समझेगा और वह एक अच्छा नागरिक के रूप में विकास करेगा। तो क्योंकि उसके अंदर एक समझदारी विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था तक क्या होता है कि बच्चा नैतिकता में बांध दिया जाता है, जो मम्मी पापा ने कहा ये सही है, तो इसलिए उस बालक को लगता है कि हाँ मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा है, तो इस वजह से यही सही है। उसकी स्वयं की कोई नैतिकता नहीं होती है, स्वयं की कोई समझदारी नहीं होती है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया था बाल्यावस्था को, इसीलिए क्योंकि वो परिपक्व होता नहीं है, उसे लगता है कि हाँ मैं परिपक्व हो गया हूं। तो इसी वजह से इसे आगे बढ़ते हैं, जब हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो बच्चे के अंदर कुछ समझदारी आ जाती है, तो उसको हम हर चीज की शिक्षा दे सकते हैं। बात करते हैं हम शिक्षा के स्वरूप की, तो जो पहली बात हम करने वाले हैं वो है यौन शिक्षा की। हमारे समाज में आज भी यौन शिक्षा को बहुत ही निचली नजर से देखा जाता है, कोई इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता है। आप सबके स्कूल में अक्सर देखा होगा कि जो बायोलॉजी की टीचर होती हैं वो फीमेल होती हैं। कुछ लोगों की बात ना करिए, बॉयज कॉलेज में बॉयज जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल लगा कि भैया हम बॉयज कॉलेज से हमारे को सर पढ़ाते थे। नहीं, जहां पर जो मॉन्टेसरी या सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल्स हैं वहां पर देखिए 90% जो टीचर्स होती हैं वो फीमेल होती हैं। रिप्रोडक्शन का चैप्टर आते ही, क्या रिप्रोडक्शन का चैप्टर आते ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो। बात करें अगर मनोवैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितना चैप्टर मेरे लिए हेरिडिटी या एवोल्यूशन था, आनुवांशिकता जितना इंपॉर्टेंट था, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी था। लेकिन हमारा जो भारतीय समाज है इसमें इसके बारे में बात करने को एक नीचता समझी गई है। कुछ टीचर्स तो ऐसा करते हैं, जो गांव के यूपी बोर्ड मीडियम स्कूल्स होते हैं, यूपी मीडियम स्कूल्स होते हैं, वो तो सीधे सीधे उस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं, और जो नहीं छोड़ते हैं वो उसको एक ओवर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उस चैप्टर को बच्चे को नहीं समझाते हैं, जबकि उस चैप्टर से भी क्वेश्चन पेपर में बराबर आते हैं। तो यहीं पर वो कमी आती है। हमें करना क्या है कि बालक को यौन शिक्षा से परिचित कराना है, उसे बताना है कि क्या आपके लिए सही है। बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, वो बेहतर होगा कि उसे हम थोड़ा सा अपनी मानसिकता को ऊपर बढ़ाएं और उसे सही शिक्षा दें कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए, क्या सही चीज, कुछ भी करने की क्या सही उम्र है, इस बारे में हम अगर उसको परिचित कराएं तो क्या ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। ये बात हो गई यौन शिक्षा की। फिर उसके बाद बात करते हैं हम व्यावसायिक शिक्षा की। देखिए किशोरावस्था में आने के बाद होता क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही रट्टू छाप टाइप का एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हम आज भी फॉलो कर रहे हैं वो लगभग अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है, हमने उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। तो यहीं पर आती है, देखिए होता क्या है, आप बच्चे को बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ा ही रहे हैं जो उसके डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये करिए कि देखिए कि बच्चे की रुचि कहाँ है। हम अभी तक अपने जो सिलेबस है हमारा, हम अभी तक ये कोई नहीं फोकस कर पाया है कि हमारी रुचि कहाँ है। बच्चे की रुचि को हमें निकालना है कि हाँ बालक इस चीज में रुचि लेता है, बच्चे की रुचि यहाँ पर है, तो हम उसको उसी के हिसाब से शिक्षा देंगे। व्यावसायिक शिक्षा का एक विषय इंपॉर्टेंट करना चाहिए ताकि बच्चे अपनी रोजी रोटी कमाने में उसको कोई दिक्कत ना हो, उसे कोई भी तकलीफ ना हो रोजी रोटी कमाने में, वह अपना जीवन यापन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। इसीलिए हमें व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका तार्किक शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा तार्किक शिक्षा। मतलब बच्चे को एक ये नहीं कि हम आए हैं, हम यहां से बोल दिए, आपने लिख लिया। एक इंटरैक्टिव होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, जो कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है या फिर आप कोई नई चीज उसमें जोड़ना चाहते हैं या फिर कोई चीज नई चीज समझना चाहते हैं या कुछ गलत हो रहा है उसका व्यू प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझाना चाहते हैं, तो उसी के लिए ये YouTube ने दिया है आपका नीचे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए, अपने व्यूज हमें बताइए, हम भी आपके साथ जो हो सकेगा वो कुछ साझा करेंगे। तो कमेंट जरूर करिए अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है या फिर आप कोई नई चीज जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट करिए, क्योंकि देखिए अक्सर बच्चे कमेंट बॉक्स में भी जाकर पढ़ लेते हैं, हो सकता है मुझसे कुछ चीजें छूटी हुई हो, आपका बच्चा जाके कमेंट बॉक्स में वो देखकर उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट जरूर करिए। चलिए आगे बात करते हैं हम तार्किक शिक्षा की, बात करते हैं समायोजन की शिक्षा। तो समायोजन की शिक्षा की अगर हम बात करें तो बालक जो किशोरावस्था का बालक होता है उसको समाज में समायोजन करने में कठिनाई महसूस होती है, तो हमें समायोजन करने की शिक्षा देनी चाहिए कि हमें बालक जो है हमारा उसको समाज के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, वो समाज के साथ में कैसे रहे, इस बारे में हमें उससे बात करनी है। तो समायोजन की शिक्षा बालक को देनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे तो बालक को शारीरिक शिक्षा भी देनी चाहिए।
उसे अपने शरीर से जुड़े हर तथ्य का ज्ञान होना चाहिए। तो ये रहा आपका कंप्लीट टॉपिक। हमने अभी तक कवर किया जो कि था किशोरा अवस्था में शिक्षा का स्वरूप, और इसी के साथ आप कम से कम 3 नंबर के मालिक बन गए हैं। आपके अपने 3 नंबर पक्के कर लिए हैं। पिछली 3 से 4 क्लासेस में 3 नंबर आपके फिक्स हो गए हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा स्टेजेस ऑफ लाइफ खत्म हो गया है। ये जो चैप्टर था आपका स्टेजेस ऑफ लाइफ, इतना ही था। आपने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आइए अब हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इतनी मेहनत से आपने पढ़ा है तो देखिए, अपने आप को जज करिए कि क्या आपको कुछ आया भी है। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो हम लेने वाले थे ये है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बन जाते हैं? अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बन जाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। जवाब दीजिएगा सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कि निम्न में से किस, देखिए एक शब्द है यहाँ पे सक्रिय सदस्य, सदस्य बन जाते हैं नहीं पूछा गया है, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। इस बारे में बात की गई है कि बच्चे कब अपने समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है। जवाब दीजिएगा सब लोग। कमेंट बॉक्स इसी के लिए था, ठीक है। तो अब बताते हैं। देखिए तो इसका एग्जाम, हम आपको इसका आंसर बताते चलते हैं। जो लोग लाइव हो वो इसके का आंसर अपने चैट बॉक्स में डालते जाइएगा। इसका जो सही आंसर है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक अपने समूह का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए है 100 शब्द, बी 60 शब्द, सी 50 शब्द, डी 10 शब्द। जल्दी जल्दी इसके आंसर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का लगभग सारी अवस्थाएं पूर्ण हुई हैं। तो आई होप अपनी समझदारी के हिसाब से भी आप इसको बता सकते हैं कि जब बालक 2 वर्ष का पूरा होता है तो लगभग कितने शब्द। मेरे हिसाब से तो देखिए लगभग वो सभी शब्द बोलने ही लगता है। 2 वर्ष का आते आते मम्मा, पानी, ग्लास, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, मामा, नानी, दादा, दादी, स्कूल, बुक, कॉपी, खिलौना, खेल, बैलून, गुब्बारा, इतने सारे शब्द जो परिचित जो डेली लाइफ में देखता है वो बोल लेता है लगभग सभी शब्द। उनका क्षेत्र सीमित हो जाता है, शायद इसी वजह से वो कम बोलता है, नहीं तो और सारे शब्द को सीखकर और बोलेगा। तो 2 वर्ष के अंत तक जो बालक शब्द भंडार हो जाता है वो हो जाता है लगभग 100 शब्द का। सबसे ज्यादा तो ऑप्शन यहाँ पे 100 था, तो आपका आंसर होगा 100 शब्द। आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम कि आपका क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। किशोरा अवस्था प्रारंभ होती है। किशोरा अवस्था प्रारंभ होती है। कब से किशोरा अवस्था प्रारंभ होती है भाई? 0 से 6 शैशवा, 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरा अवस्था। तो कब से किशोरा अवस्था प्रारंभ होती है, यह है आपका क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन सही है सी, 12 वर्ष की आयु से। कब से किशोरा अवस्था प्रारंभ होती है? 12 वर्ष की आयु से। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिनके आंसर सही जा रहे हैं। गुड इनफ, मतलब आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखा है, बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करी है अपनी। बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। अगर आपने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। देखिए जो अवस्था होती है जीन पियाजे के हिसाब से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, या तो वो अवस्था होगी
7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष जो होती है इसमें बालक मूर्त अनुभवों से समझता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक और क्वेश्चन हम। आई होप आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं। किशोरा अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। किशोरा अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल, ग्रीडफे। इस क्वेश्चन का आंसर हम अपनी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए रहा होमवर्क। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर कौन कौन लेकर आता है। हम पहले आएंगे तो इसी क्वेश्चन से चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर तो आपकी अवस्थाएं पूर्ण हुई। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जो कि आपके लेवल को चेक किया मैंने कि हाँ देखें, मैंने नहीं चेक किया, ये आपने अपना स्वयं का आकलन किया, अपने अधिगम जो आपका पूरा हुआ उसका आकलन आपने किया, तो ये हुआ आपका अधिगम का आकलन, क्योंकि आपका जो कार्य था वो पूर्ण हो चुका था, तो ये हुआ आपका अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। आप सभी घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।